नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती में स्वागत है। हम लोग 2-3 क्लास पहले इसके पढ़ चुके हैं एजुकेशनल रिसर्च का, जो कि जो पहला क्लास है एजुकेशन रिसर्च का, वो टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ पेपर 1 और एजुकेशन रिसर्च का कॉमन था। लेकिन अभी जो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये रिसर्च का, जो कि एजुकेशन के लिए स्पेशल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसमें से पहला देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें कि पहला टाइप है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में इससे कई सारा क्वेश्चन रहा करता है। तो पहला देखते हैं हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च। इसका हिस्टोरिकल नाम से लग रहा है, अगर हम हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री बोले तो जो पहले हो चुका है, मतलब अभी से पहले जो घटना हो चुका है, अगर हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो कहलाता है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब दिमाग में आता है, हमारे सोच में आता है, क्यों, क्या फायदा है हमें हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करने से, क्या फायदा है हमें पुराने बातों के ऊपर रिसर्च करने से। दिस पहला नंबर तो हमें क्यूरियोसिटी होता है कि पहले हुआ क्या था इन रियल, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कहानी सुनते हैं जब बचपन से आए हैं, मतलब जब से हमें होश हुआ है, जब से हम बातें समझने लगे, बहुत सारा ऐसे हुआ वैसे हुआ ये हुआ वो हुआ। उसमें वास्तविकता कितना है, ये हमारे पर्पस है रिसर्च का। नंबर 2, अब पहले जो हुआ उसे जान के डिटेल में क्या करेंगे, उसके ऑथेंटिसिटी जान के क्या करेंगे। तो भाई सिंपल जवाब है, पहले क्या हुआ, क्या करने से कैसे हुआ, क्या करने से क्या हुआ, क्या करने से क्यों हुआ, अगर हम उसके बारे में जान जाते हैं तो पास्ट के स्टडी करके हम आज की मतलब प्रेजेंट को सुधार सकते हैं, और फ्यूचर में वैसा दोबारा ना हो। अगर वो गलत है तो, या अगर वो सही है तो फ्यूचर में दोबारा वैसा हो, हम लोग ऐसा करते हैं। मतलब पास्ट की स्टडी करके, हिस्ट्री को स्टडी करके प्रेजेंट को सुधारते हैं प्लस फ्यूचर को भी सुधारते हैं। इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च किया जाता है और हम इंटरेस्टेड हैं हिस्टोरिकल रिसर्च करने में। अब हम इसका आगे आते हैं, मतलब है कि ट्रूथफुल, वो भी ऐसा नहीं, रिसर्च क्यों करते हैं ट्रूथफुल एंड इंटीग्रेटेड अकाउंट ऑफ द पास्ट फॉर प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर, दोनों के। इसको अगर डिफाइन करते हैं तो ए साइंटिफिक अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब, एनालाइज एंड इंटरप्रेट, रिपीटिंग, ए साइंटिफिक अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पास्ट, मतलब जो बीत चुका है उसके बारे में साइंटिफिक ढंग से अटेम्प्ट करते हैं उसको डिस्क्राइब करने का, उसको एनालाइज करने का और उसको व्यक्त करने का, इंटरप्रेट करने का। यही है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब कुछ का कहना है मतलब कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, मतलब सवाल है ये। मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि कोई पूछ देता है, खास करके जब हम लोग प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाते हैं, कई बार नेट के एग्जाम में भी है, हिस्टोरिकल रिसर्च इज आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो यहां पर हम अटक जाते हैं। देखते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च दोनों से मैच करता है, मतलब क्वांटिटेटिव पे भी क्वालिटेटिव पे भी। तो देखते हैं क्वालिटेटिव में क्या होता है। ये हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब जो मिलता है उससे, क्वालिटेटिव से जो मिलता है हिस्टोरिकल रिसर्च का, उसमें ये हिस्टोरिकल रिसर्च कंटेक्स्ट पे स्टडी देता है, मतलब प्रेशर देता है कि कंटेक्स्ट उसका रियलिटी में है क्या, उसके ऊपर अटेम्प्ट करता है। दूसरा है कि बिहेवियर इन नेचुरल सिटी, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में स्टडी किया जाता है, कोई कैंडिडेट है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, जो भी है जिसके ऊपर भी हम स्टडी करते हैं, वो नेचुरल सेटिंग में कैसा था, नॉट एक्सपेरिमेंटल, मतलब वो लैब सेटिंग में कैसा था नहीं, वो मैनिपुलेटेड सेटिंग में कैसा था नहीं, वो ओरिजिनल में कैसा था, नेचुरल सेटिंग में कैसा था, इसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। फिर क्या होता है, एप्रिसिएशन ऑफ द होलनेस ऑफ एक्सपीरियंस, वहां पर जो एक्सपीरियंस मिला था वो होल कंप्लीट हम उसको स्टडी करते हैं, कंप्लीट, एक एक करके नहीं, अलग अलग करके नहीं, टुकड़ों में नहीं, बांट बांट के, कंप्लीट उसमें जैसा था वैसा स्टडी करते हैं। और ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जांपल है। उसके बाद सेंट्रलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन इन द रिसर्च प्रोसेस, और ये रिसर्च प्रोसेस में इंटरप्रिटेशन को मतलब व्यक्त करने को सेंटर में रखा जाता है, और ये सब का सब क्वालिटी हिस्टोरिकल रिसर्च का मैच करता है क्वालिटेटिव रिसर्च से। अकॉर्डिंग टू बेस्ट एंड कान, मतलब बेस्ट एंड कान का कहना था कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है। इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं।
जो रिसेशन आया था 2008 का, आप लोगों को याद होगा जो रिसेशन आया था, अब वहां पर उस समय मतलब कॉर्पोरेट हाउस जो था, मतलब रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब का जो इफेक्ट था, उसका परफॉर्मेंस उसके पहले और उसके बाद हम लोग आसानी से डाटा गैदर कर सकते हैं, नेट के द्वारा भी और ऐसे भी, मतलब हम डायरेक्टली उसका डाटा गैदर कर सकते हैं क्वांटिटी में, मतलब नंबर में डाटा वहां पर हम ले सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना हाउसेज था, ये वगैरह वगैरह, मतलब वहां पर क्वांटिटेटिव हम लोग कर सकते हैं, मतलब वहां पर क्वांटिटी में डाटा गैदर कर सकते हैं, क्वांटिटी में एनालाइज कर सकते हैं, क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर जो रिसर्च आया वो हो गया क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसे लाइफ हिस्ट्री ऑफ या लाइफ स्टाइल ऑफ या लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ, लिविंग स्टेटस ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ, लाइफ स्टाइल ऑफ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्या है ये? वहां पर क्वांटिटी कहां से आएगा, वहां पर तो क्वालिटी ही आएगा। तो इस तरह के रिसर्च को क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, लेकिन वो पास्ट है, हम अभी वहां पर हैं नहीं, या वो हमारे पास नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, वो हिस्ट्री बन गया, वो इतिहास बन गया, लेकिन उनके ऊपर रिसर्च होता है। और वहां पर जो रिसर्च हो रहा है इस डिजाइन का हिस्टोरिकल रिसर्च है और क्वालिटेटिव है। मतलब ओवरऑल इस दोनों एग्जांपल से हमें यह क्लियर होता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एस्पेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट, हम किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। Why does a person want to conduct historical research? एक मिनट, हाउ साइंटिफिक और आर्टिस्टिक इज द हिस्टोरिकल रिसर्च? हिस्टोरिकल रिसर्च कितना साइंटिफिक है और कितना आर्टिस्टिक है, इसके ऊपर, इसमें क्या होता है, पास्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पास्ट, अभी को, वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं पास्ट के आधार पे, पहले क्या हुआ, कैसे हुआ और अभी क्या हो रहा है, तो आगे क्या होगा, मतलब प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट को समझने की कोशिश करते हैं पास्ट के आधार पे। उसके बाद टू एम्प्लॉय द पास्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, पास्ट को जोड़ के, पास्ट को कंक्लूड करके, पास्ट को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं, फ्यूचर के बारे में रणनीति निकालते हैं कि कैसे करना चाहिए। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, लास्ट ईयर अपने में से बहुत सारे कैंडिडेट हम फेल किए, तो क्या अभी तक रो रहे हैं क्या? नो, वो हमारी पास्ट थी, नॉट प्रेजेंट, वो हमारे पास थी। अब उसमें हम क्या बढ़िया से एग्जाम की तैयारी करने के पहले अच्छे से देखें, अच्छे से एनालाइज की कि हमारी गलती कहां कहां रही थी, हमसे कहां कहां क्या क्या चीज छूट गया था, उसके ऊपर स्टडी करके हम अपने फ्यूचर, मतलब नेक्स्ट जो एग्जाम होगा 8 जुलाई 2018 को, उसके बारे में बढ़िया से प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में करते हैं, मतलब पास्ट का स्टडी करके, पास्ट का रिसर्च करके फ्यूचर को सुधार रहे हैं। ये है साइंटिफिक नेचर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। Why does a person want to conduct historical research in behavior? मतलब एजुकेशनल रिसर्च में, एजुकेशन में क्यों हिस्टोरिकल रिसर्च को कोई कैंडिडेट रिसर्च करना चाहता है हिस्टोरिकल रिसर्च के मेथड से? तो इसका तो जवाब क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पहला, पास्ट को जानने के क्यूरियोसिटी, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही बता दिए, पास्ट को जानने की क्यूरियोसिटी, मतलब पास्ट को जानने के बारे में सोचते हैं। टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट बेस्ड ऑन पास्ट, मतलब प्रेजेंट का आंसर देना है पास्ट के आधार पे। रिलेशनशिप ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, मतलब अभी और पास्ट में क्या रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं, किसको किसको, किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था, मतलब उसके बारे में एनालाइज और इवेल्युएट करते हैं। नाउ रिसर्च प्रॉब्लम और टॉपिक रिलेटेड टू हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में कैसा कैसा रिसर्च प्रॉब्लम आ सकता है हमारे में। जैसे द एजुकेशनल लेवल ऑफ वुमेन्स बिफोर द इंडिपेंडेंस, हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट होगा। वैदिक रीजन में, एंशिएंट वैदिक रीजन में एजुकेशन के स्टेटस क्या था, या एजुकेशन किस टाइप का होता था, ये हम लोग स्टडी करते हैं एजुकेशनल रिसर्च में, मतलब हिस्टोरिकल मेथड से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर का एजुकेशनल
आइडियाज क्या था, लाइफ क्या था, मतलब इस डिजाइन का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एजुकेशनल मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में, एजुकेशन में, मतलब इस ढंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है, मतलब ये तो ब्रीफ था, इससे हमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब आता है कम, अगर आता भी है तो रिसर्च एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में बहुत कम आता है इससे क्वेश्चन, यहाँ तक जो पढ़े हैं। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछता है, जब आप जाइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछेगा। अब आते हैं आगे, जो कि पहले इससे क्वेश्चन थर्ड पेपर में पूछा जाता था, अब वो थर्ड पेपर का भी सेकंड पेपर में पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च का। स्टेजेज और स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब किस किस स्टेज से या किस किस स्टेप से गुजरता है, मतलब होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिसर्च करना किसके ऊपर है, क्या रिसर्च करना है, क्यों रिसर्च करना है, मतलब हमारा क्वेश्चन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि हमें रिसर्च करना किसके ऊपर है। जब मतलब अच्छे तरीके से क्यों, कैसे, कब, क्यों, मतलब इतनी सारी सवाल हमारे दिमाग में आती है, और जब इतने सारे दिमाग में आती है सबको एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें रिसर्च का टॉपिक क्या है। मतलब ये तो हुआ, मतलब क्या, मतलब इसको चॉइस, मतलब अच्छे तरीके से और साथ ही साथ सब कुछ को कैसे, क्यों, कब, ये सब को एनालाइज करते हैं ताकि वो बढ़िया से सूटेबिलिटी हो उसकी और अप्रोप्रिएटनेस हो, मतलब वो अप्रोप्रिएट हो उसके ऊपर रिसर्च करना। अब ऐसा नहीं फिजूल का कोई भी चीज उठा लिए उसके ऊपर स्टडी करने चले गए, हिस्टोरिकल मेथड लगा दिए, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें कुछ पर्पसफुल, स्पेसिफिकली और सूटेबिलिटी देखेंगे, इतने सारे क्वेश्चन इसलिए दिमाग में आएगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन के पहले, सिलेक्शन के पहले। ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस। उसके बाद होता है कि हाइपोथेसिस, मतलब जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर गए तो कुछ स्टेप्स, मतलब हाइपोथेसिस हमें डिसाइड करना पड़ता है, फ्रेम करना पड़ता है कि ऐसा हुआ होगा। एक एग्जांपल जैसे अकबर एक बहुत अच्छे, अगर हम रिसर्च करें तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर अकबर के लाइफ स्टाइल के ऊपर देखते हैं वो कैसा राजा था, तो हमें दो दिमाग में आता है, एक वो बहुत अच्छे राजा थे, ये हाइपोथेसिस है, रियलिटी तो पता चलेगा जब रिसर्च करेंगे तो, या वो एक बहुत बुरा राजा थे, ये तो हाइपोथेसिस है, रियलिटी तो पता चलेगा रिसर्च करेंगे तो। मतलब ओवरऑल है हम कुछ एजम्पशन करते हैं, कुछ हाइपोथेसिस देते हैं ऐसा हुआ होगा। जैसे मैं अभी हूं, कुछ दिन के बाद मैं टपक जाऊंगा, नहीं रहूंगा इस दुनिया में। अगर मैं बहुत बड़ा, बहुत नेम फेमल आदमी बन गया आप लोग की बदौलत, तो शायद अगर मेरे ऊपर रिसर्च किया जाएगा तो फिर अब ये डिसाइड किया जाएगा सर पैसा क्यों नहीं लेते थे। ये तो हुआ मतलब एजुकेशनल फी जो हम लोग आप लोग को बता रहे हैं, इसका कोई ट्यूशन फी नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते। बार बार आप फोन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता, कट इट। किसी के दिमाग में आएगा क्यों नहीं लेते थे, ये हो गया रिसर्च प्रॉब्लम जो कि फर्स्ट स्टेज था। सेकेंड स्टेज हो सकता है जैसे मैं बताया कि 2-3 दिन पहले भी मेरा अकाउंट हैक हो गया था, इसलिए मैं वीडियो ये नहीं डाल पाया, ज्यादा दिन हो गया। ये इस बार मेरा वेबसाइट डेफिनेटली हैक हो गया था, पिछले बार अटेम्प्ट किया गया था 2-3 दिन, इस बार 2-3 बार हैक कर लिया गया। ओके, ऐसा होता है। ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस वो लगाया होगा या जो मतलब मेरे टपकने के बाद लगाया जाएगा। हो सकता है सर के पास बहुत ज्यादा पैसा था इसीलिए सर पैसा नहीं लेते थे, मतलब ये एक हाइपोथेसिस हुआ। रियलिटी तो जब मेरे बारे में, मेरे लाइफ के बारे में जब स्टडी करेगा तब पता चलेगा, लेकिन रिसर्च करने के पहले कुछ तो सोचना पड़ेगा, हमें कुछ तो एम डिसाइड करना पड़ेगा, या कुछ का सोचना होगा। सर भी हम ही लोग के जैसे होंगे, उनको मौका नहीं मिला होगा पढ़ने के लिए, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो ये 2 प्रकार का, ये अलग अलग बहुत सारे लोग बहुत अपना अपना दिमाग लगा सकते हैं, और ये जो सोचा जाता है, एजम्पशन किया जाता है अपने तरफ से, ये है हाइपोथेसिस। और इसके आधार पे मतलब फर्स्ट स्टेज है, और वही मान के हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। फिर बाद में होता है रिसर्च, मतलब हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मतलब ये रिसर्च करके हमें पता चलता है और उसका फिर हम लोग कंक्लूजन देते हैं। उसके बाद आगे आता है फॉर्मुलेशन और रिसर्च हाइपोथेसिस हो गया। उसका लिटरेचर रिव्यू। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए स्टार्ट किए,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद मतलब रिसर्च आइडेंटिफाई कर लिए टॉपिक, फिर हाइपोथेसिस दे दिए, अब है कि उसके ऊपर कितना रिसर्च हो चुका है, उसके ऊपर क्या क्या किताब लिखा हुआ है, वो सब को ज्यादा से ज्यादा को हम स्टडी करते हैं और उसके बारे में डाटा गैदर करने की कोशिश करते हैं, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, मतलब रिव्यू करते हैं। अगर मान लीजिए जो टॉपिक हम सेलेक्ट करें ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च हो चुका है तो हमें करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसे इवेलुएट कर सकते हैं कि उस समय जो फाइंडिंग था और अभी के फाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे हम कुछ आइडिया मिलेगा। वो आइडिया लेने के लिए, रिसोर्स लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए हम रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च रिव्यू करते हैं। उसके बाद आता है डाटा कलेक्शन। रिसर्च भी हो गया, अब हमें डाटा चाहिए, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर डाटा चाहिए, तभी तो हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे, कुछ एनालाइज कर पाएंगे कि इसमें क्या हुआ था, कैसे होता था, क्या होता था। तो डाटा कलेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को हम लोग डाटा कहते हैं, इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये डाटा मेन रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी सोर्सेस जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस कुछ चीज जैसे हुआ एक्यूरेट, जब हम वहीं से डाटा लेते हैं, एक जनरल बताते हैं जो कि आप लोग बार बार देखते हैं प्रत्येक 10 साल में, तो उससे आपको आइडिया आएगा, फिर हम फ्यूचर में पास्ट में जाएंगे, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च पे जाएंगे। सेंसस होता है सेंसस जब हो रहा है, वो घरे घर जाके प्रत्येक घर में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। उसका जो मेंबर्स होता है, सेंसस का मेंबर जिसे भी रिक्रूट किया जाता है, उसका डाटा कलेक्ट करने के बाद तो वहां पर जो डाटा कलेक्ट हुआ, वो जो डाटा मिला जो कि डायरेक्टली उस पर्सन से जाके पूछा, जो उसके घर में जाके पूछा, मतलब फिजिकली आमने सामने जाके जो सवाल किया और उसके बाद जो डाटा कलेक्ट किया, इस तरह के डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हैं, जो कि सेंसस डिपार्टमेंट पब्लिश करती है, वो है प्राइमरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा, वो जो डाटा नेट पे आ गया, अब हम अगर कुछ और चीज करना चाहते हैं, कुछ अलग टॉपिक पे कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, कुछ और चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं, जाते हैं सेंसस डिपार्टमेंट के साइट पे, उससे डाटा को मतलब वो जो सेंसस का जो आया था रिजल्ट उसको डाउनलोड करते हैं, उसके बाद यूज कर लेते हैं। अलग बात है, लिख देते हैं सोर्स सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो डाटा हुआ, मतलब हम जो डाटा यूज किए सेकेंडरी डाटा, क्योंकि हम उसमें डायरेक्ट नहीं थे, नो कट इट। अब आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च में, क्योंकि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। प्राइमरी डाटा, ऐसे मेरे साथ ऐसा नहीं है, उस समय जो लिखा हुआ करते थे तो ज्यादातर लोग अभी भी कुछ को होता है डायरी लिखने का आदत, या अपना आत्मकथा लिखने का आदत। रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिखे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी लिखे थे, महात्मा गांधी भी लिखे थे। तो इस तरह का जो है वो खुद अपने से लिखे हैं ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में उस समय नहीं जा सकते, डायरेक्टली वहां पे नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है वहां पर प्राइमरी डाटा हम फिजिकली जाके कलेक्ट करें। लेकिन उन्होंने जो अपना डायरी लिखा, उन्होंने अपना जो ऑटोबायोग्राफी लिखा, वो खुद अपने आप से लिखा, उसकी डायरी उस समय प्रेजेंट थी जिस समय कि वो प्रेजेंट थे। मतलब हो गया डाटा वहां पर प्राइमरी, क्योंकि हम डायरेक्ट डाटा उसी से लिए। सेंसस डिपार्टमेंट क्या किया था, घर घर गया था, वहां से डाटा कलेक्ट किया था, प्राइमरी डाटा। यहाँ पर क्या है, वो जो डायरी है, डायरी में सब कुछ उसके द्वारा खुद लिखा गया है, प्राइमरी डाटा। और तो ये तो है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इसका जो सोर्स होता है डायरेक्ट और कॉन्शियसली ट्रांसमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें कि ये रिकॉर्ड हो गया, डायरी हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, ये सब हो गया डायरेक्ट और कंटिन्यूसली ट्रांसमिटेड। उसके दूसरा होता है इनडायरेक्टली और अनकॉन्शियस, मतलब अनजान में डाटा को जो ट्रांसमिट कर देता है हमारे लिए, ताकि हम रिसर्च कर सके। नहीं समझ में आ रहा है? इनडायरेक्टली कैसे होगा, वो भी प्राइमरी डाटा की बात बोल रहे हैं, सेकेंडरी नहीं। मतलब सेकेंडरी तो हो गया कि उस समय कोई आदमी वो अपना बेटा बेटी लोग को सुनाया, फिर वो ट्रांसमिट हुआ, फिर दूसरे को सुनाया, जैसे हम लोग गांव में देखते हैं, हमारे दादा लोग फिर उनके दादा, हमारे दादा लोग उनके दादा से सुने हुए थे, उनके दादा से सुने हुए थे, और ऐसे ही कहानी ट्रांसमिट होते गया। ये सबका सब सेकेंडरी डाटा है। लेकिन प्राइमरी डाटा और बोल रहे इनडायरेक्ट, अनकॉन्शियसली, कोई आदमी जिंदा है क्या जो बताएगा? नो 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 नो। वो जो बिल्डिंग है, खंडर बन गया, फॉर एग्जाम्पल नालंदा यूनिवर्सिटी, उसका वहां पर खंडर है ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, या फोर्ट वगैरह जो है, मोन्यूमेंट्स वगैरह जो है, ताजमहल जो है, ये सब क्या है? ये सब तो सोर्स ऑफ डाटा है, जो कि अनकॉन्शियसली वो बनाया गया था। इसलिए नहीं कि तुम आगे के रिसर्चर को डाटा देना, बस इसलिए कि उस समय के लिए कुछ खास था, लेकिन हमारे लिए वो डाटा है। बस कोई ईगो से मत लीजिएगा, रिसर्च करने के लिए वो हमारे लिए एक डाटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज,
तो सेकेंडरी सोर्सेस मतलब जो दूसरे के थ्रू आया, जैसे कि कोई और किसी के ऊपर कहानी लिखा, फिर या और कोई किसी के ऊपर कहानी लिखा, मोस्टली जो है दूसरा दूसरा, जैसे रामायण महाभारत भी कई सारे लोगों के द्वारा लिखा गया है, तो जो उस समय था वगैरह वगैरह, मतलब इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको समझ में आता है सेकेंडरी डाटा मतलब वो ऑटोबायोग्राफी या खुद नहीं था, कोई दूसरे से ट्रांसमिट होता गया, इस तरह के डाटा को सेकेंडरी डाटा कहते हैं, मतलब सेकेंडरी सोर्सेस। उसके बाद आता है इवेल्युएशन ऑफ द कलेक्टेड डाटा, मतलब इवेल्युएशन ऑफ द डाटा कलेक्टेड, मतलब वहां पर जो डाटा हमें मिला प्राइमरी सोर्स से या सेकेंडरी सोर्स से, नॉर्मल हिस्टोरिकल रिसर्च में हो सकता है आप लोग बाद में पूछे, इसलिए अभी बता देता हूं, हिस्टोरिकल रिसर्च में प्रेफर किया जाता है प्राइमरी डाटा, क्योंकि सेकेंडरी डाटा में ऑथेंटिसिटी नहीं होता। आगे हम लोग देखते हैं। तो इवेल्युएशन डाटा जो कलेक्ट किया उसको इवेल्युएट करना जरूरी है कि उसमें क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तभी तो हमें रिजल्ट निकाल सकेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले जो डाटा हमें मिला उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसिज्म तभी तो मतलब उसका क्या वैलिडिटी, रिलायबिलिटी वगैरह वगैरह है, तो देखते हैं क्या करके। तो ये जो क्रिटिसिज्म होता है दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म, मतलब इवेल्युएशन करने के लिए जो निकालते हैं, इवेल्युएट कैसे करते हैं, इवेल्युएशन का स्टेजेज है। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो होता है इसमें क्या होता है कि उसका ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस और वैलिडिटी, मतलब उसका सत्यता कितना है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, और वो कितना वैलिड है, ये हम पता करते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में। अभी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म दो प्रकार का होता है मेनली, हायर क्रिटिसिज्म एंड लोअर क्रिटिसिज्म। हायर क्रिटिसिज्म में क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है वो कैसा है, वो रियल है कि नहीं है, या फेक है, या दूसरे के द्वारा उसमें काफी मिलावट है। उसके बाद जब वो डाटा मिला तो हम उस डाटा को, मतलब कंटेंट जब एनालिसिस कर ले तो उस कंटेंट को कंपेयर करते हैं दूसरे के कंटेंट से। नहीं समझ में आया? आप लोग भी देखे होंगे, हम जब बच्चा थे तो ये रामायण महाभारत या मतलब ये जय हनुमान, जय शंकर भगवान, मतलब जो भी है, ये सब देखने का बड़ा शौक था, हम लोग ज्यादा देखते थे, हो सकता है आप लोग भी देखते होंगे। तो आप देखे होंगे कि अलग अलग जो सीरियल दिखाया जाता था, जय हनुमान में अलग कहानी, या ओम नमः शिवाय जब होता था तो सारा जब भी कोई प्रॉब्लम आता था सभी देवी देवता मिलके पहुंचा था शंकर भगवान के पास, वहां पर शंकर को ज्यादा सुपरियोरिटी दिया गया। अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो दूसरे के बारे में बताया जा रहा है, अगर विष्णु के बारे में बताया जा रहा है या कृष्णा वगैरह में आप देखे होंगे, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम में फंसता था तो सब जाता था दौड़ के विष्णु के पास, वहां पर विष्णु को सुपरियोरिटी दिखलाता था। मतलब यहाँ पर कि अलग अलग जो शास्त्र है, अलग अलग जो बुक है, अलग अलग जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसमें मैचिंग नहीं है। अगर आप हैं तो प्लीज इसको अपने ईगो से मत लीजिएगा, मैं सिर्फ पढ़ाने के पर्पज से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा पर्पस नहीं है कि किसी धर्म या कम्युनिटी को हर्ट करना, बस एग्जाम्पल है, प्लीज इसको सीरियसली मत लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। तो यहां पर क्या है मैचिंग नहीं है, तो इस ढंग का जो एम्बिग्यूटी है, मिक्सिंग हो रहा है, अलग अलग चीज में अलग अलग लिखा हुआ है, इसके आधार पे कंपेयर करके हम पकड़ेंगे कि इसमें वास्तविकता कितना, गलत कितना है, सही कितना है। अगर वो ज्यादा मैचिंग से भाग रहा है, मैचिंग ज्यादा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो डाटा ऑथेंटिक नहीं है, फेक है, मतलब गड़बड़ है, वैसे डाटा को हम नहीं लेंगे। ये हो गया, ये एक पार्ट है हायर क्रिटिसिज्म का। उसका बाद ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब वहां पर जो रियलिटी में प्रेजेंट है उसको बढ़िया से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, मतलब वही जो रिंग्स वगैरह बताया, बिल्डिंग वगैरह बताया, जो उसको बढ़िया से फिजिकली जाके या इस ढंग से देखेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया हायर क्रिटिसिज्म। अब आता है लोअर क्रिटिसिज्म। लोअर क्रिटिसिज्म में आता है क्या कि हम इसमें सबसे पहले वो देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिज्म, इसका पार्ट है पहला इलेक्ट्रिसिज्म, मतलब इलेक्ट हम लोग उसको करते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट को लें, मिलावट वाले को नहीं ले, दूसरे को नहीं ले। मतलब जैसे अगर हम गांधी जी का लेते हैं तो गांधी जी के द्वारा जो हैंड रिटेन है हम कोशिश करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कॉपी लेने के लिए, क्योंकि वहां पर जितना ऑथेंटिक डाटा होगा उतना ऑथेंटिक कहीं नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि वो कितना पास होके आया है, मतलब कितना कितना ऑथेंटिक है, अगर उनके द्वारा खुद लिखा गया तो इसका हम कोशिश करें। दूसरा आता है स्टीमेटिक्स, मतलब यहाँ पर फैमिली ट्री बनाते हैं, स्टीमेटिक्स में फैमिली ट्री बनाते हैं। जैसे गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया है ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद वो कितने ट्री से गुजरा, मतलब जैसे उनके द्वारा जो हुआ उसको स्टडी करके दूसरा कोई लिखा, फिर दूसरा कोई लिखा, फिर दूसरा कोई लिखा, तो कितने ट्रीज से, मतलब कितने जनरेशन गुजरा, इसको कहते हैं फैमिली ट्री।
वो फैमिली ट्री को हम लोग बना के उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद है क्लैडिस्टिक्स, मतलब इसमें स्टैटिस्टिकल डाटा, जैसे कि बताया कि महाभारत में मतलब कृष्णा मतलब विष्णु के बारे में अगर है तो अलग बात लिखा हुआ है, उसको सुपरियोरिटी दिया गया। अगर कोई देवी माँ का किया गया तो उसमें उसको सुपरियोरिटी दिया गया, या शंकर भगवान के ओम नमः शिवाय तो उसमें शंकर को ज्यादा सुपरियोरिटी दिया गया। तो अब है कि सबको स्टैटिस्टिकली किसमें कितना ज्यादा, जिसको ज्यादा दिखलाया गया है, किसको ज्यादा दिखलाया गया है, इसके आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे। मतलब इसको इस तरह के, इसको कहते हैं क्लैडिस्टिक मतलब स्टैटिस्टिकल, मतलब स्टैटिकल प्रोसेस से उसको निकाल के देखेंगे और एनालाइज करेंगे। उसके बाद आता है, ये तो था पूरा का पूरा इवैल्यूएशन ऑफ डाटा बाय एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अब आता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म में क्या होता है, इसमें इसको इंटरनल क्रिटिसिज्म को हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी भी कहते हैं। इसमें रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी और उसका वैल्यू कितना, वर्थ कितना, ये इसमें हम लोग जांच करते हैं। तो कैसे, वो रिलायबल कितना है, मतलब वो सही कितना है, सच्चाई कितना है उसमें, ये जांच करते हैं। उसमें एक्यूरेसी, अब जैसे है अलग अलग में, जैसे मैं बताया वो कितना एक्यूरेट है, कंपेयर करते हैं अलग अलग मेथड से और ये देखते हैं कि उसमें कितना है। ये सब का सब आ गया इंटरनल, मतलब जिसमें कि रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और वैलिडिटी, वर्थ पता किया जाता है, वो कहलाता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। उसके बाद इंटरनल क्रिटिसिज्म के बाद आता है राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, मतलब जो हम रिसर्च किए हैं उसका रिपोर्ट बनाना है। तो राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, इसमें क्या है कि जितना भी डाटा को लिए थे, कलेक्ट किए थे, सिलेक्शन किए थे, अब उस मतलब पहला स्टेप क्या हो गया, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट पर्टिनेंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको सिलेक्ट किया और ऑर्गेनाइज किया सही ढंग से इंफॉर्मेशन को। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, मतलब जो डाटा मिला उसे ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट किए, मतलब अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किए इंफॉर्मेशन को। फिर थर्ड है फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन, मतलब जो डाटा उसके बाद जो मिला उससे कंक्लूजन हम फॉर्मुलेट करेंगे, निकालेंगे और लास्टली उसका कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे। तो ये तो था रिसर्च का अलग अलग स्टेप्स। थोड़ा सा और लिमिटेशन बच गया, ये लिमिटेशन क्या क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च का। लिमिटेशन है फिजिकली डायरेक्ट हम उसमें जा नहीं सकते, मतलब पास्ट में हम जा नहीं सकते, हमें डिपेंड करता है, मोस्टली हमें डिपेंड करना पड़ता है जो उस समय डाटा था, मतलब पास्ट का जो डाटा था वो हम लोग डायरेक्टली जाके डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट में जा नहीं सकते। फिर मतलब ये अलग अलग प्रकार का इसका हिस्टोरिकल रिसर्च का, क्योंकि हम वहां पर जा ही नहीं सकते, पूरा का पूरा दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और यही इसका मेन इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। तो इसके आगे और भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च देखेंगे। और अगर अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।